बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 51। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिस वक्त हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी आधी रात हो चुकी होगी और आप ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होंगे और आपके लिए ये बच्चे कुर्बानी दे के इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। हम इन्वेंट्री का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर बोले, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7। टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री। अल्लाह के फजल से जो हम काम कर चुके हैं उसकी बेस पर हमारी पूरी बुकलेट जो है वो सॉल्व होने के लिए रेडी है, तैयार है। MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज? क्या इंक्लूड करना है? जी भाई, फ्रेट इन, और आपकी लिस्ट में शामिल है कि फ्रेट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। एक दो मैं स्टार्ट करवाऊंगा, फिर आप खुद ही इंशाल्लाह चल पड़ेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट? क्या होती है पहले बताएं कन्वर्जन कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और FOH फैक्ट्री ओवरहेड। उसमें वेरिएबल भी है और उसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी है, या दूसरे लफ्जों में फैक्ट्री के सारे खर्चे। दूसरे लफ्जों में फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस। अब अगर ये यूनिट्स के साथ हैं तो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, और अगर उसे मंथली सैलरी देते हैं तो ये उसकी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। तो राइट ऑप्शन इज डी, डेल्टा। तैयार है? अच्छा बच्चों, अब जरा रजिस्टर ओपन करें और हेडिंग बनाएं, सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला? सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पढ़ाने दे बेटा, अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। Some important discussion about opening and बोलिए closing stock। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक की नो सर, जागते रहना, हम पे नहीं रहना। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। पीरियोडिक में क्या होती है? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। और ओपनिंग स्टॉक इसका रिवर्स होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। अब मेरे साथ रहे। स्टॉक परपेचुअल बोले जी, नो एंट्री। पेरियोडिक ओपनिंग स्टॉक बोले जी, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ओके, अब गौर से सुने। इनकम स्टेटमेंट की 6 आइटम्स या इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली कोई भी आइटम अगर डेबिट होगी तो प्रॉफिट कम होगा,
और अगर क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है? तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी तो प्रॉफिट डाउन होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट अप होगा। सिंपल रूल है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की, कोई आइटम डेबिट हो जाए तो प्रॉफिट ज्यादा या कम? कम। और अगर क्रेडिट हो जाए ज्यादा। यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है? बोले डेबिट हो रही है, तो फिर बताएं प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। अब एक जुमला बोल रहा हूं, जिंदगी में याद रखना, ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई दफा एमसीक्यू में आ जाता है। लिख लो बबलू, लिखो बबलू जी, लिखो। नहीं लिखा ना बबलू जी? बबलू जी, ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट कम होगा। ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट कम होगा और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा। याद रहेगी बात? भूलोगे तो नहीं? अब 4 बातें सुनना। अगर गलती से ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, ध्यान से मेरे साथ रहना, एक्टिव हो जाओ। अगर गलती से ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क आया? प्रॉफिट अप हो जाएगा। शाबाश। और अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम लिखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। याद रही की बात? क्या बोला? अगर गलती से ओपनिंग स्टॉक कम लिखा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर गलती से क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब गौर से सुनो, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट, अगर मैं अपनी गलती को ठीक करूं तो प्रॉफिट को कम करूंगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया, अगर गलती को सही करूं तो प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। ओके, भूलोगे तो नहीं? एक होता है एरर का इंपैक्ट बताना और एक होता है करेक्शन का इंपैक्ट बताना। याद करो, अक्रूवल, प्रीपेमेंट। एक है एरर का इंपैक्ट और एक है करेक्शन का इंपैक्ट। तो क्वेश्चन में देखना है कि वो किसका इंपैक्ट पूछ रहा है। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ जाए। या मेरा मालिक, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट, साइमा रिव्यूज हर क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या रिव्यू कर रही है वो? अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। She discovers that some items included at cost of rupee, तो ये उसकी क्या है? कॉस्ट है। कैन बी सोल्ड फॉर, ये उसकी क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट। तो अगर मैं कहूं इसकी एनआरवी दे दो, 2550 में से माइनस करेंगे 65, आंसर आएगा 2485। अब ये है कॉस्ट और ये है एनआरवी। इस वक्त क्या शामिल है? कॉस्ट। इसका मतलब अपने कॉस्ट पे स्टैंड कर रहा है वो। कॉस्ट पे स्टैंड करना चाहिए या एनआरवी पे?
एनआरवी पे। अगर एनआरवी पर स्टैंड करना चाहिए और कॉस्ट ज्यादा है तो राइट डाउन करना पड़ेगा। भाई राइट डाउन करना पड़ेगा। कितना डाउन करना पड़ेगा सिखाया था, फिगर बताएं। -115, यानी स्टॉक को डाउन करोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करोगे? एंट्री सिखाई थी और भाई एंट्री सिखाई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री ये कहां करवाई थी? ये एनआरवी की एडजस्टमेंट में सिखाया था कि जब कभी कॉस्ट से एनआरवी पे जाओगे तो जितनी डिक्रीज आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी और इन्वेंट्री कितने से? 115 से। अब बताओ जब कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी तो प्रॉफिट डाउन होगा, ढूंढो बीटा। और मैंने कुछ किया या नहीं किया, ये ज़रूर कोशिश की है कि एमसीक्यूज़ को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, कोई एमसीक्यू हम याद ना कर रहे हो। इसलिए पूरा चेन बनाकर आपको लेकर जाता हूं कि भाई ये आंसर टिक करो। जो ऐसे करेगा उसके लिए इंट्रो FR1 FR2 कुछ नहीं है भाई। और ये सारी मेहनत इंट्रो में इसलिए लगाई है ताकि FR1 में मैं और आप सुकून से रहें, कोई एक्स्ट्रा क्लास ना हो, कोई हैवी क्लास ना हो। जो हमारी 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास होगी वो तो वैसे ही तुम्हें हलवा लगा करेगी। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता ना उसके लिए थोड़ी सी क्लास पता भी नहीं चलती कि ये क्या हो रहा है। ठीक है भाई, इसलिए ये सारी बेस है, इसलिए ये सेक्रीफाइस दे रहे हो। और सुबह को उठ के आना, ये कुर्बानी देना, ये ज़ाया नहीं जाती। ये उस वक़्त काम आता है कि जब आप अपनी जनरेशन को बता रहे होगे कि बेटा मैंने इस तरह सीए किया था, बेटी मैंने इस तरह सीए किया था। ठीक है भाई, मेरे घर में जब बच्चे पढ़ते हैं ना उन्हें पता है कि अब मैंने भी इसी तरह मेहनत करके पॉइंट किया। उन्हें भी फिर 8-10 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं लगता। वो लगे रहते हैं कि यार ये लाइन है, इसी पे चलना है हमने। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही बनेंगे अल्लाह ने चाहा तो। MCQ नंबर 4 अब आप करेंगे। आपको ट्रैक पे ले आया हूं, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करें और मुझे MCQ सॉल्व करके दें। MCQ नंबर 4 थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है। वो याद है आइटम बाय आइटम, अलहदा अलहदा, अल्फा अलहदा, बीटा अलहदा, गैमा अलहदा, फिर इन्हें मर्ज करोगे। बीबी रजिस्टर ऊपर रखें, डेस्क पे रजिस्टर ऊपर रखें, मुझे पता चले कौन काम कर रहा है कौन सो रहा है। जी मेरे दोस्तों, एक्सक्यूज मी, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। यहां कहीं एनआरवी लिख सकता हूं? बच्चियों बातें नहीं प्लीज, बुरी बात। 15 में से 3 माइनस किए, 14 में से 5, 14 में से 2, 12। किसको टिक करो? 10 को। किसको टिक करो? 9 को। किसको टिक करें? 12 को। 12 ज़रब 300, सॉरी जी 300 ज़रब 10, 3000। 9 ज़रब 380, 34। 12 ज़रब 240, 288। तीनों को जमा कर दें, 9300। ऑप्शन जी चार्ली। मुश्किल? शाबाश। पहले पूरे कॉन्सेप्ट लेने हैं, पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर जैसे मर्जी MCQ आए इंशाल्लाह तंग नहीं होंगे। तैयार है? क्या
नहीं मेरी जान जी, ये तीनों जमा करें बेटा, प्लस करो तो सही। नहीं जाएगी छोड़ के, चलो प्लस करो। मेरी जान कर तो सही यार, तो गलत किया है ना जहाज। सही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं बासित, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो भाई बस बातें नहीं। एमसीक्यू नंबर 5 कितनी देर लोगे? 1 मिनट, बस 1 मिनट है, जल्दी से करें जी मेरे दोस्तों। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ मोबाइल डीलर अबाउट हिज इन्वेंट्री एंड ईयर एंड। दिस इज कॉस्ट, दिस इज एनआरवी, आइटम बाय आइटम, whichever is lower जी भाई लोअर। 3300, 13,000, 13,900, 14,900 करें जी जमा। 45, 100 ये लीजिए ऑप्शन डेल्टा। कोई टेंशन? चलें आगे। चलो दोस्तों 1 मिनट है आपके पास, सब करें, 1 मिनट है। आपके साथ एक बुजुर्ग हस्ती होती है, वो किधर है? ओ बच्चे एक, अच्छा ये है, ठीक है। पहले स्टॉक को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, और तोड़कर जोड़ देंगे। अब लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। इफ इन द क्वेश्चन, इसी के साथ दिखेगा, इफ इन द क्वेश्चन नो NRV is given for some goods, no NRV is given for some goods, no NRV is given for some goods, then we will assume that the NRV of those goods is higher than the cost, ये ध्यान से बात सुनिएगा। अब ये लाइन सामने रखनी है और मेरी बात सुननी है। स्टॉक कितना है आपके पास? 1,30,200। क्वांटिटी में है, रुपी में है? अगर रुपी में है तो तोड़ेंगे भी रुपी में, और अगर यूनिट्स में है तो तोड़ेंगे यूनिट्स में। कितना खराब है जो डैमेज है? 25,000। तो ये उसकी कॉस्ट है। अगर खराब की कॉस्ट 25,000 है तो इसमें से ये माइनस करें, सही की कॉस्ट आएगी 105,200, और इधर 25,000। अब चाहिए मुझे NRV। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डैमेज गुड्स हैं ये कितने की सेल हो जाएंगी?
लेकिन 3500 का खर्चा करने के बाद रिपेयर कॉस्ट हो, कंप्लीशन कॉस्ट हो, रेमिडियल कॉस्ट हो, सेलिंग कॉस्ट हो, डिस्पोजल कॉस्ट हो, ये सारा मतलब ये है कि एनआरवी में की कैलकुलेशन के लिए माइनस होनी है। अब 18,000 माइनस 3500 क्या बचा? बोले जी 14,500। इनकी एनआरवी है? नहीं है। अभी नोट लिखवाया, जिसकी एनआरवी ना हो उसकी एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा होती है। यहां लिखा करेंगे NA, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। नबीद अंसारी है ना, टाइम टेबल में यही लिखते हैं NA। ठीक है। अब मुझे बताएं दोनों में से लोअर क्या होगा मेरे बच्चों? कॉस्ट होगी हमेशा 105 200 जमा इन दोनों में से लोअर 14,500। अब इन दोनों को जमा कर दें जी। 19,000। लो भाई ढूंढे भाई, यही है आंसर। चेक कर लें, आंसर चेक कर लें बेटा। जब कॉन्सेप्ट मेरा छोड़ेंगे, जब फंसेंगे, उसको पकड़ के रखना है। अकाउंटिंग याद करने की चीज नहीं है, अकाउंटिंग समझने की चीज है। 500 MCQs भी आ गए, हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, हम करते रहेंगे। कभी ऐसी गेम में ना फंसना आ जाए यार मैं तुझे 10 दिन में अकाउंटिंग करवा देता हूँ, मेरे पास MCQs है, मैं तुझे करवा देता हूँ। धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे भाई। इजाजत हो तो आगे चलो। इजाजत? अच्छा भाई, नहीं इजाजत मिली भाई, मैडम ने इजाजत नहीं दी है। कर लें कॉपी। नेक्स्ट MCQ कीजिए, नेक्स्ट MCQ। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हामिद एट 31 दिसंबर 2018। ये कॉस्ट है, ये NRV है, दोनों में से लोअर कितना होगा? देन 48। ये लीजिए। What value of inventory should be shown by the corporation in its statement of 48600? चेक कर लीजिएगा आंसर। आगे चलें भाई, बातें नहीं, बातें नहीं भाई। Which of the following is not permitted as a cost of inventory? इनमें से क्या नहीं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में डालना? स्टोरेज कॉस्ट। उस दिन भी लिखवाया था आपको कि स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होगी। ये जो शिपिंग कॉस्ट होती है, इसको दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं फ्रेट दिया है। क्या दिया है? फ्रेट दिया, किराया दिया, चार्जेस दिए। और याद करें, जब फिनिश गुड बनाते हैं तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं, और नॉन रिकवरेबल या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या शामिल नहीं करेंगे? स्टोरेज शामिल नहीं करेंगे। आप किस क्लास से हैं भाई? जानते हैं ना भाई को? ठीक है, तशरीफ रखें भाई। प्लीज प्लीज आगे चलें भाई। हेलो, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स
जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट करो जल्दी से। जी बच्चों, एक्सक्यूज मी, कह सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सेल्स कितनी है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? 6 लाख। जीपी कितना है? लेस कैरीज आउटवर्ड, जीपी में से माइनस होता है ना। शाबाश, कितना? और जो कमीशन एक्सपेंस है वो भी जीपी में से माइनस होगा। कितना? नेट प्रॉफिट 3 लाख। जी, ये है नेट प्रॉफिट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। जी बताएं जी। चार्ली, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चले मेरे दोस्तों, बजूका आ गया है, ऐनक वाला जिन आ चुका है। बजूका ने आके कहा कि बच्चों क्या कर रहे हो? तो पता चला मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट इस बिजनेस की गुड्स है, ठीक है। द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 पर इक्विपमेंट। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट मीन अकाउंट्स चेक करवाना, द ऑडिटर्स नोटेड दैट द सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस फॉर द इन्वेंट्री एट 15 जनवरी 20 वाज 40,000 बोले पर आइटम। इसका मतलब अगर 31 दिसंबर को खड़े होकर देखूं तो ये क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड। Furthermore, inquiry reveals that during the physical stock take, a water leakage was damaged the equipment. Accordingly, in the following week, BL spent a total of रुपये 15,000 पर equipment for repairing the equipment. तो ये क्या है? रिपेयर कॉस्ट। अब अगर मुझे एनआरवी चाहिए तो कैसे आएगी? एनआरवी इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर। जी भाई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 40,000, रिपेयर आंसर 25,000। प्लीज, एनआरवी कितनी है? 25,000। अब देखें जरा, राइट डाउन के लिए जरूरी है एनआरवी कॉस्ट से, ओए क्या कर रही है? एनआरवी कॉस्ट से कम हो। अब कॉस्ट कितनी है? 50,000। एनआरवी कितनी है? 25,000। स्टॉक को कितना गिराना पड़ेगा? 25,000 से। ढूंढे भाई जी। बीटा एनआरवी 25,000 है और आप जो राइट डाउन करेंगे, जो लॉस शो करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो 25,000 से करेंगे। ठीक है।
आगे चलो। MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है। कोई टेंशन? आगे चलें। नंबर 12, 2 मिनट है आपके पास। नंबर 12 के लिए 2 मिनट है आपके पास। लिखें भाई, एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें, एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Head office expenses will be the part of operating expenses. Head office expenses will be the part of operating expenses. अब ध्यान से सुने। स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ 10 मिलियन। कहना इसे परचेज प्राइस कितनी है? 10 मिलियन। परचेज प्राइस 10 मिलियन। बच्चों प्लीज, दे पेड 8 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। ऐड कर दो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी? 8 लाख। Import taxes, the import taxes were subsequently refunded by the government. क्या करूं? इग्नोर करूंगा। क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। They paid 1,50,000 for transportation of the material from China. जी क्या करूं? ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी कैरिज इनवर्ड। कितने? 1,50,000। एंड अनदर रुपी 2 लाख एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस। जी क्या करूं? ऐड करूं। इसे क्लियरिंग एजेंट चार्जेस कहते हैं। पोर्ट चार्जेस, जहां आकर हमारा मटेरियल स्टॉप होता है, फिर वहां से हम उसको रिलीज करवाते हैं। ऐड पोर्ट चार्जेस। कितने? जी 2 लाख। मार्केटिंग एक्सपेंस का मतलब सेलिंग एक्सपेंस। तो बताएं, सेलिंग एक्सपेंस परचेज प्राइस में ऐड होते हैं? जी नहीं, वो तो जीपी में से माइनस होंगे। और एडमन ओवरहेड्स, ये भी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते। एडमन ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स, हेड ऑफिस ओवरहेड्स, एलोकेटेड ओवरहेड्स, फिक्स एसेट की शीट में ये सारी बातें लिखवाई हुई हैं। अब जमा कर दें दोस्तों। जी चार्ली नहीं, टोटल कर दो चार्ली के बच्चों। ओके, अब अंकल चार्ली बोलो, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। चार्ली चार्ली लगे हुए। जी जी, फ्रेट समझ लें, कैरिज समझ लें। ये असल में जो पोर्ट, लाहौर पोर्ट है ना, वहाँ पर चीज़ें आती हैं, वहाँ हमें पेमेंट देनी पड़ती है गवर्नमेंट के अकाउंट में, फिर वो हमारी आइटम्स को रिलीज करते हैं। चलें भाई, बेटा बातें नहीं, प्लीज काम करने दीजिए। नंबर 13, एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड, हेलो, any amount of write down of inventory to net realizable value should treated as deferred expense. deferred expense का मतलब क्या होता है? expense payable and written off based on average। जी नहीं, recognized as an expense in the period in which the write down occurs। तो right option is beta। एक्सपेंस के तौर पे लिखते हैं, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका मतलब है
ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? डेबिट होती है। और एक्सपेंस भी क्या होता है? डेबिट होता है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। जिस साल का खर्चा रिकॉर्ड भी उसी साल करेंगे, सब्सिक्वेंट ईयर में नहीं करेंगे भाई। नंबर 14 जरा ध्यान से कीजिएगा, बहुत मुश्किल है जी भाई। The estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost of sales is called net realizable value। फिर बोले जा रहे हैं चार्ली। ओ भाई एनआरवी है, हाँ एनआरवी ऑप्शन सी में है, फिर चार्ली। चलो ठीक है, आइटम बाय आइटम वाला हाल है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस्ड, यानी जीपी में से माइनस करूंगा। बोले जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसे हम सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं, कैरिज आउटवर्ड वगैरह की जो चीजें होती हैं, कस्टमर के डिलीवरी कॉस्ट जो होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज तो भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ परचेज फिनिश गुड की कॉस्ट में ऐड होती है, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होते हैं, और ये सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए ये जीपी में से लेस होती है। नंबर 16, Kamran is an antiques dealer. His inventory includes a clock which cost 158,000. Kamran expects to spend 7,000 on repairing the clock, which will mean that he will be able to sell it for rupee 260,000. To replace the same item of inventory would cost 2,55,000. तो ये है हमारी कॉस्ट। 7,000 अगर रिपेयरिंग पर लग जाए तो कितने में बेचने में कामयाब हो जाऊंगा? तो अगर मैंने एनआरवी कैलकुलेट करनी हो, 2,60,000 माइनस 7,000 कितना बना? 253,000। कॉस्ट कितनी है? 1,58,000। अब गौर से सुनिएगा, एट व्हाट वैल्यू नहीं, टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड कॉस्ट 2,55,000। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुने रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। इस जैसी इन्वेंट्री आज खरीदने जाऊं तो कितने की मिलेगी, और इसका हमारे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, इग्नोर करना था इसे। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, आज अगर इस जैसी इन्वेंट्री खरीदने जाऊं तो कितने की मिलेगी, तो भाई हमें तो ये दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं। अब बताएं, कॉस्ट ज्यादा एनआरवी ज्यादा? एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है। एट व्हाट वैल्यू शुड द क्लॉक बी इंक्लूडेड इन किरन्स इन्वेंट्री? किरन्स नहीं है, कामरान करें। कामरान को तो आज मार पड़ेगी घर से। चलो भाई, अब बताएं क्या शो करेगा? 158,000 जी। बड़ी छोटी एज में आपको सारा कुछ पता है मेरे दोस्त। मेरे ख्याल में आप क्लास के बच्चे नहीं हैं, कोई बाबा जी हैं और यहाँ पर रूप बदल के आए हुए। बच्चों को क्या पता मिनिस्ट्री क्या होती है? बच्चों तुम्हें पता है? बच्चों तुम्हें पता है? बढ़ता नहीं कौन कौन से बाबे आके बैठ गए, अपने आप को स्टूडेंट कहे जा रहे हैं। चलो ना भाई, 158,000। चलो भाई, नंबर 17 देखें भाई। नंबर 17, नंबर 17 देखें भाई। मटेरियल कॉस्ट ऐड होगी, लेबर कॉस्ट ऐड होगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड होंगे, लेकिन एडमिन कॉस्ट इग्नोर होगी। क्या होगी? इग्नोर। इन तीन को जमा कर दें, 900।
श्योर? क्या हुआ है, क्या हुआ है? आराम से 900। आज सुनो भाई, 1 घंटा भी हो गया और अल्लाह के फजल से 17 MCQs भी हो गए। अब मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आपने अगले MCQs ट्राई करने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुनो बेटा, जाजिब एसोसिएट्स हैज 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज्ड। कह सकता हूं अब क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में आ गया। अब बोर्ड पे देखना, 40 को ब्रेक करूंगा किस में? 30 और 10 में। पहले क्या लिखूंगा? इनकी कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट इज 2554। 30 से मल्टीप्लाई करें, 766। कैसे आया? 2554 मल्टीप्लाई बाय 30। इधर 2554 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बना? 25540। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 60% ऑफ। अब अगर मैं यहां NRV कैलकुलेट करना चाहूं तो ये डैमेज है। अब मैं लिखता हूं NRV किसकी? डैमेज की। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं। 2900 का बोलो 60% कितना बना? 1740। ओके। कहता है 150 रुपए हर यूनिट पर इनकर हुए हैं, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो डैमेज है। तो जो आज इनकर हुए, क्वेश्चन साइलेंट होने पर फ्यूचर में भी वो ही इनकर होंगे। जैसे जो आज सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन साइलेंट होने पर फ्यूचर में वो ही सेलिंग प्राइस होगी। इसका मतलब लेस सेलिंग कॉस्ट कितनी है जी? 150 करें जी। 150 माइनस 1500। अब ये 1590 क्या है? NRV किसकी? डैमेज की। यूनिट्स कितने हैं? 10। 1590 से मल्टीप्लाई करें, 15,900। ओके हो गया। अब इधर आ जाए, कितने की सेल हुई? 2900 नॉर्मल है तो इसके लिए नॉर्मल होगी, अब नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी। अब अगर मैं इसकी NRV कैलकुलेट करना चाहूं, NRV ऑफ नॉर्मल गुड्स, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोले भाई 20 लेस सेलिंग कॉस्ट भाई कितनी? क्यों 150? क्योंकि नॉर्मल हो या डैमेज सबकी सेलिंग कॉस्ट 150 है। करें माइनस 2750। अब इधर आ जाए, 2750 मल्टीप्लाई बाय 30 बोले जी 8250। अब दोनों में से लोअर ढूंढना है, ढूंढे जी लोअर। 76620 ढूंढे जी लोअर। 15,900 करें दोनों को जमा जी। 92520 कौन सा ऑप्शन? तुम्हारा चार्ली ऑप्शन। सिर्फ क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन? आ जाए भाई राइट डाउन। ये NRV बनी। अब ध्यान से सुनना, राइट डाउन जी भाई कितनी राइट डाउन है? 964। इन दोनों का डिफरेंस ले। ये NRV और ये कॉस्ट जी 5880। इधर राइट डाउन हुआ है, इधर भी हुआ है, इधर तो नहीं हुआ भाई। इधर राइट डाउन नहीं हुआ। कॉस्ट कितनी है?
और एनआरवी कितना है? इसका मतलब आपने कोई राइट डाउन नहीं किया। राइट डाउन है क्या? वैल्यू को कॉस्ट से कम लेके जाना, तो हमने तो पहले ही कॉस्ट पे रखा है, तो कोई राइट डाउन नहीं हुआ। इधर आ जाए, ये है कॉस्ट, ये है एनआरवी। राइट डाउन हुआ? कितने का हुआ? 9640। नील जमा 9640, 9640 बीटा। तो ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछ रहा है, तो जो मैंने कैलकुलेट किया वो था। और अगर राइट डाउन पूछेगा तो 9640। इधर नील क्यों है राइट डाउन? क्योंकि एनआरवी बड़ी है, कॉस्ट कम है, तो हमने वैल्यू गिराई नहीं है। यहां एनआरवी कम है, कॉस्ट ज्यादा है, कितनी गिराई है? 9640। नेक्स्ट कीजिए जी मेरे दोस्तों। अब ये क्लास ना थोड़ी पागल हो रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। चलो मेरे दोस्तों, नींद से बेदार तो मैं करवाता हूं। नंबर 20 पे आओ। 19 प्लीज बेटा। गालिब एसोसिएट्स हैज 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट C4 एट कॉस्ट ऑफ 3660 each. The product has been sold at ₹4,000 and 150 commission is paid on each unit sold. A new product has been introduced by a competitor. It is similar to product C4 and is being marketed at ₹3,200 per unit. Ghalib is of the opinion that in future it will also have to reduce the price to ₹3,500 per unit. Calculate NRV per unit of product C. अब सुने भाई, माजी में कितने का बेचता रहा है? कंपेटिटर कितने का बेच रहा है? ये फ्यूचर में कितने का बेचेगा? अब बताओ, जो इसके पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं, उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसे क्या लेनी चाहिए? 3500, 3500। याद रहेगी बात, क्योंकि उसने क्या कहा? विल आल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू ₹3500। एनआरवी के लिए आ जाए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं, 3500। सेलिंग कॉस्ट जी 150। क्या बना? 3350। ऑप्शन डेल्टा। असल में आपको टाइम देता हूं, आप बातें करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मजबूरन मुझे करवाना पड़ता है। अगर आप सीरियस ट्राई करें फिर मैं आपको टाइम दूं। अगर वो 2 मिनट बातें करनी है और बाद में मैंने ही करना है, तो मैं अपने 2 मिनट नहीं जाया करता बेटा। आगे चलो, अब ट्राई करेंगे, बातें करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर 20 ट्राई करें। शाबाश, सब बच्चों को करने दें। साइलेंस, साइलेंस।
जी बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट जब टाइम दिया जाता है तो आप भी ट्राई किया करें बेटा। आप वेट कर रहे होते हैं कि वीडियो आगे चले, वीडियो आगे ना चले, आप आगे चलेंगे तो काम बनेगा। इन्वेंट्री से डर तो नहीं लग रहा है भाई? इस चैप्टर से डर तो नहीं लग रहा है? शाबाश शाबाश। अगर डर नहीं लग रहा है तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुने भाई, अरमा या अरमा एसोसिएट्स हैज 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री। कितने यूनिट्स? 40। इनमें से कितने डैमेज है? तो 30 नॉर्मल हो गए और 10 क्या हो गए? डैमेज हो गए। मुझे चाहिए इनकी कॉस्ट। क्या है कॉस्ट पर यूनिट? 2000। 30 ज़रब 2000 60,000। 10 ज़रब 2000 20,000। ये कॉस्ट आ गई। द डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कहाँ है जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस? 3000। अब अगर यहां एनआरवी करनी हो तो पहले क्या करूंगा? 3000 का 80%। ये भी जगह है। माइनस सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 100। ये आ गया। 3000 का 80%, 2400 माइनस किया 100, बाकी बचा 2300 और यूनिट है 10, तो कितना बना? 23,000। अब साइड पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, इस तरह डायरेक्ट कर दिया करें। अब इधर आ जाए, क्या चाहिए? एनआरवी। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी? नॉर्मल यानी 3000 माइनस करूंगा 100, क्योंकि डैमेज हो या नॉर्मल सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए है और साइलेंट होने पर फ्यूचर में भी 100 होगी जब ये सेल होगा। आज बैठकर उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। 2900 बना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 यूनिट से जी 87,000। क्या पूछा है? राइट डाउन इफ एनी। राइट डाउन जी नेल, और इधर राइट डाउन नेल। दोनों नेल जमा करेंगे तो डबल नेल, डेल्टा। नेल बाय नेल, आइटम बाय आइटम। इस रो में तो हर रो में माशाल्लाह आइटम्स मौजूद हैं। कॉपी कर लिए? रब कर दो भाई, रब कर दो। खामोश हो जाए बेटा, बुरी बात, प्लीज पढ़ाने दें। पढ़ाने के लिए भी तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। चलें भाई आगे, जहाज और आगे, जहाज और आगे। चलो भाई बस ठीक है। ओ बीबी पढ़ाने दे, क्या करिए। इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोकस करें, फॉर द करंट ईयर एन एंटिटीज क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड। क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर दिया? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इफ इट रिमेन्स, यानी करेक्शन नहीं पूछी, एरर का इंपैक्ट पूछा। क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया? डाउन किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा। ढूंढे भाई, 2 लाख से प्रॉफिट कहां डाउन हो रहा है? बीटा। द करंट ईयर्स प्रॉफिट विल बी अंडर स्टेटेड एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी कैसे? सुनिएगा, इस साल तो हो गया, कल सुबह ये क्लोजिंग क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। ध्यान से समझना, जब क्लोजिंग कम लिखा तो इसका मतलब सुबह ओपनिंग भी
कम लिखा। जब ओपनिंग कम लिखा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। याद रहेगी बात? तो ये नहीं कहना आज क्लोजिंग कम हुआ तो कल ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा, ये गलत बात है। आज क्लोजिंग कम है तो सुबह ओपनिंग भी कम होगा, और जब ओपनिंग कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये मैंने लेक्चर के शुरू में पूरी बात समझाई थी आपको, याद रहेगी बात? तो राइट ऑप्शन इज, इस पे इंपॉर्टेंट लिखें, हालत दीवानगी में गलत ना कराना। अकाउंटिंग को कभी रोजे की हालत में रिवाइज नहीं करना। रमजान में छुट्टियां नहीं, तरावियों से सुबह तक, सहरी तक आपने कोशिश करनी है कि आप आराम से बैठ के पढ़ाई करें। क्लास कब होगी? सुबह रोजा रख के थोड़ी देर सो जाएं, 4-5 घंटे, फिर जब क्लास होगी फिर आ जाए। चलो ठीक है, फिर पूरी दिन सोती रहना। हाँ वो तो बेवकूफ है, आपने ऐसी बातें नहीं करनी। चलो खामोश। 22 आपका होमवर्क है, 23 पर आए। 22 आपका होमवर्क है, 23 पर आए बेटा प्लीज। What is impact on closing inventory if an item having cost of 2500 and a net realizable value of rupee 3000? कॉस्ट कितनी है? और एनआरवी किसने आना था? 2500 ने। आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। किसे ओमिट किया? 2500 को ही, क्योंकि सही फिगर को ही ओमिट किया आपने। आपने 2500 ओमिट किया, ये था क्या? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग क्या कर दिया तुमने? डाउन कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ढूंढे भाई। जी भाई, स्टॉक कम लिखा ज्यादा लिखा? भाई क्या लिखा? कम लिखा। कितने से? 2500 से। स्टॉक अंडरस्टेटेड बाय 2500, ये लिखा हुआ है फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। अच्छा, अगर वो कहता कि इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया, तो प्रॉफिट अंडरस्टेट होता 2500 से। ढूंढ लीजिए ऑप्शन। जैसे तुम अल्फा कहती हो ना, ऐसा लगता है कुल्फा बोल रही हो। ठीक है, लो भाई, अंडरस्टेटेड बाय, असल में इसे पूरी बात लिखनी चाहिए थी। If an item having cost of 2500 and a net realizable value of 3000 has been omitted from the year-end inventory count, अच्छा ये है what is impact on closing inventory, तो closing inventory understate हो गई। और अगर वो कहता है what is impact on profit, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया कितने से? 2500 से। तो कह सकता हूं प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट इनवर्स प्रोपोर्शनल लिख लें। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाईजान समझ भी आ रही है? yes, और बाचियों को? yes, आगे सुने सुने, पढ़ाने दो। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अकाउंटेड फॉर एज, एज का मतलब ये लिखा, इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय। किसके बजाय? 81। तो सही क्या था? गलत क्या था? आपने क्या लिखा? आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर दिया। जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट?
ग्रॉस प्रॉफिट, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे जाएगा। ढूंढे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट विल बी एग्जैक्यूरेटेड। आपने उसको इंक्रीज कर दिया, कितने से? 60,000 से। 24 कहां से आ गया? 60,000 से। दो इसे बिस्किट, इसका इतना ही स्टेमिना है। चलो भाई, अल्फा प्लीज पढ़ाने दो यार, मजाक कल। एमसीक्यू नंबर 25 आपका होमवर्क है। एमसीक्यू नंबर 25, 26 भी होमवर्क है। आप सुने, हेलो, IAS 2 में कितने कॉस्ट फार्मूला सिखाए? 2, एक FIFO और एक। पुराने जमाने में एक और हुआ करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या? अब वो IAS 2 से डिस्कार्ड हो गया वह, खत्म हो गया वह। IAS 2 ये नहीं अलाउ करता कि आप लाइफो यानी लीफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। अब ये चीज फॉलो नहीं होती। ढूंढे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल इज नॉट परमिटेड अंडर IAS 2? लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो। जी, एक्चुअल कॉस्ट आपके लिए भी रेलिवेंट नहीं है। 28, 29 आपका होमवर्क है। अभी वापस आऊंगा, परेशान ना हो। आसान चीजें आपको दे रहा हूं कि आसान चीजें आप घर से कर लें। चलें, आए वापस, आगे चलें जरा। 1 मिनट बीबी, आगे चलें। बहुत शुक्रिया बेटा। चले भाई, 34 ट्राई करें। 34 बेटा प्लीज सीरियस हो। 34 क्या कंस्ट्रक्ट हो रही है? बिल्डिंग। उसमें क्या लग रहा है? कितने बैग? अब बिल्डिंग की कॉस्ट में ये सीमेंट की कॉस्ट ऐड होगी। हाउ दीज 500 सीमेंट बैग्स शुड बी अकाउंटेड फॉर? लिखें भाई, बताएं भाई, कहां आएगा? इट शुड बी एलोकेटेड टू बिल्डिंग एसेट इन विच इट हैज बीन यूज्ड। कहता है हल्क बिल्डिंग मटेरियल यूज 500 सीमेंट बैग्स फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर कंस्ट्रक्टिंग पार्किंग एरिया। इसका मतलब इसका बिजनेस था किस चीज का? सीमेंट खरीदने का और बेचने का, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री आइटम है सीमेंट। इसने अपने ही बिल्डिंग के लिए पार्किंग एरिया बनाना था, उसमें सीमेंट लगाए। अब यह सीमेंट बेचा नहीं है, बल्कि किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ, और किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लगता है वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। इट शुड बी एलोकेटेड टू बिल्डिंग एसेट इन विच इट हैज बीन यूज्ड। 33 कीजिए। 33 थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कीजिएगा 33 के लिए। A little bit intelligence is required to solve question number 3, which is not very common among you people. चलो, खबरनामा एंड हुआ, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। और भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो चीजें कस्टमर को सेल की हैं उनकी कॉस्ट। ढूंढे भाई, अब गौर से सुनना। टोटल कितने एसी थे? सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉट 10 एयर कंडीशनर्स फॉर ₹50 each. 2 of these were installed in
तो ये तो फिक्स एसेट बन गए। ये क्या बन गए? बाकी बचे 8। 8 में से कितने सेल कर दिए? 3 कस्टमर को सेल कर दिए, तो ये सेल्स हो गई 3, और बाकी बचे 5। ये क्या है? इन्वेंट्री। ये क्या है? इन्वेंट्री। 3 जो बेचे हैं वो सेलिंग प्राइस पर बेचे होंगे, लेकिन अगर उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी है तो 50,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बना? 50,000। ये तो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? 5 जरा 50,000। ये क्या है? इन्वेंट्री। ये क्या है? इन्वेंट्री। और अगर कोई पूछे फिक्स एसेट कितने के हैं तो क्या कहोगे? 1 लाख। अब जो पूछा है उसका जवाब दे दो उसे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.5 लाख, इन्वेंट्री 2.5 लाख, क्या बना? डेल्टा। डाल्डा नहीं है, डेल्टा है। और रमजान में इतने पकौड़े खाना कि क्लास अटेंड कर सको। डर है मुझे किसी दिन इन पे हाथ आइटम बाय आइटम ना खुल जाए मेरा। आइटम बाय आइटम खुलेगा हाथ इन पे। सबसे बड़ी आइटम पे सबसे पहले हाथ खुलेगा। अच्छा, आइटम खुद देखती है कि मैं आइटम हूं, फिर नंबर 2 आइटम। डिलीवरी बॉय किधर है? बेटा बटन बंद कर ले, ठंड लगे। एसी की कूलिंग जो है ना वो तेरे सीने को खराब कर सकती है। नन्ना सा सीना है तेरा। चलो मेरी जान, नंबर आगे सुनो। नंबर 30। बेटा प्लीज, एक्सक्यूज मी, बेटा प्लीज। Which two of the following are recognized as expense? जो इन्वेंट्री सेल हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। और वो कहां रिकॉर्ड होती है? इनकम स्टेटमेंट में। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है, और इनकम स्टेटमेंट में जो आइटम डेबिट होती है वो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। तो नंबर 1 ए, इन्वेंट्री सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री रिमेन्ड अनसोल्ड, नहीं भाई ये तो एसेट कहलाता है और बैलेंस शीट में आता है। याद है? क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री प्लेज्ड विद द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर द लोन फाइनेंसिंग, मेरे दोस्तों ये एक्सपेंस नहीं है, ये आप ही की चीज है। किसी के पास एज अ ट्रस्टी रखी हुई है, एज अ सिक्योरिटी रखी हुई है, तो ये एक्सपेंस को चार्ज नहीं होता। जब आप लोन वापस कर देंगे वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी। जी एसेट होता है, एसेट होता है, लेकिन किसी के पास रखा हुआ होता है। अमाउंट ऑफ राइट डाउन टू एनआरबी, जी ये एक्सपेंस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये 2 आइटम है ए एंड डी। बी एसेट है और सी भी एसेट है। फर्क क्या है दोनों में? ये हमारे पास मौजूद है और ये किसी के पास है एज अ सिक्योरिटी। तो ये 2 एक्सपेंस होते हैं, ए और डी। 36 आपका होमवर्क है। 37 आपका होमवर्क है। 38 पर आ जाए। 38 कौन ले गया गुड्स? ऑनर ले गया। किस यूज के लिए? ड्राइंग डेबिट होंगी और परचेजेस अपनी कॉस्ट पर। ये देखें, डेबिट क्या हो रहा है? ड्राइंग्स। क्रेडिट क्या हो रहा है? परचेजेस। उसने खेल क्या खेला? क्रेडिट पहले लिख दिया, डेबिट बाद में लिख दिया। कौन सा है? यही है ना? अच्छा यहां जरा समझ लो, समझ लो बेटा। ड्राइंग्स कितने सिस्टम है अकाउंटिंग के? एक पीरियोडिक, दूसरा परपेचुअल।
पीरियोडिक में इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, और परपेचुअल में ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ध्यान से कॉपी कर लो, पेपर में आ सकता है। इसका मतलब पीरियोडिक में जब कभी गुड्स जाएंगी क्या क्रेडिट होगा, और परपेचुअल में जब कभी गुड्स जाएंगी इन्वेंट्री। ओके, अब ध्यान से सुने, बाकी एमसीक्यूज आज घर जाके ट्राई करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह यहीं से आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।